जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान एक बार फिर हूं आपके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज का सब्जेक्ट फिजिक्स को है, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। हम भौतिक विज्ञान के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, भौतिक विज्ञान ये मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने 3 बड़े एग्जाम हैं जहां पर साइंस का रोल बहुत बड़ा है। एक तो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम, रेडियो ऑपरेटर, उसको जो बच्चे दे रहे होंगे ना, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम जो अभी जुलाई में होने वाला है। इसमें फिजिक्स चाहिएगी, उसमें फिजिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, एनटीपीसी, और एक जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी का जो एग्जाम है। इन तीनों एग्जामों के लिए भौतिक विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण रोल इस भौतिक विज्ञान का होगा। भौतिक विज्ञान के हम हर चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों। भौतिक विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इन तीनों एग्जामों के लिए तो है ही। और ध्यान रखना, जैसे एनटीपीसी का जो पेपर हो रहा है ना, एनटीपीसी वाले पेपर जो हो रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। बच्चों, अब कम पढ़ने से या ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, गहराई में जाना पड़ेगा बच्चों। देखिए आप, एनटीपीसी को बच्चों को हवा नहीं लग रही है। एनटीपीसी पेपर इस तरीके से 9 और 10 तारीख में जो लेवल 4 और लेवल 6 के जो पेपर थे, उसमें एनटीपीसी में स्टैटिक जीके के साथ साथ जो दूसरा जीके आया है वो भी गहराई से आया है। ऊपर से आना बंद हो गया बच्चों, ध्यान रखिए। ऊपर से पेपर नहीं आने वाले। अब जो चीज आप छोड़ रहे हैं पेपर उन्हीं से आ रहा है बार बार। जैसे अगर मैं आप संविधान के बारे में बताऊं, अनुच्छेद 12 और 13, अनुच्छेद 33 और 34, बच्चों इनको ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हो। अनुच्छेद 14, 15 सब भरा पड़ा है, पूरा मैटर पढ़ लो। कितना 19, 21 सब पढ़ते हैं 30 सब पढ़ते हैं, 31, 32 पढ़ते हैं, 31 नहीं पढ़ते कि 31 तो समाप्त हो गया जी, 31 तो अब बचा ही नहीं है। 31 का तो मौलिक अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, अब विधिक अधिकार बन गया। पर 31 में और भी वो तो सारा समाप्त हो गया 31। पर 31 में था क्या? संपत्ति का अगर मौलिक अधिकार था तो कैसा अधिकार था, उसमें क्या क्या बातें शामिल थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही। 1950 से लेकर 1978 तक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहा। तो जब तक कैसा अधिकार रहा तब तक तो जानिए इसके बारे में। अनुच्छेद 12 भी जानिए, 13 भी जानिए। अब राज्य की परिभाषा 12 में, अरे कौन सा राज्य है भाई ये बताइए? राज्य है क्या? क्या पंचायत राज्य है? क्या पुलिस राज्य है? क्या बीसीसीआई राज्य है? क्या एलआईसी राज्य है? क्या जीआईसी राज्य है? क्या सेबी, एसई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया राज्य है? क्या बीसीसीआई राज्य है? क्या एलआईसी राज्य है? क्या पुलिस राज्य है? ये अनुच्छेद 12 बताएगा। और 13 अनुच्छेद में केवल नए पुनर्विलोकन पढ़ लिया, बात खत्म नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद ने तो बहुत परेशान किया है सरकार को, ठीक ना। अनुच्छेद 33, 34 तक मार्शल लॉ और सब पढ़ के बात खत्म हुई नहीं। इनको पढ़िए, जो छोड़ रहे हैं ना चीजें उनको जरूर पढ़िए बच्चों। एनटीपीसी ने दिखा दिया, गहराई में जाना पड़ेगा। बहुत गहराई में नहीं, पर उस गहराई तक जाइए जहां तक जाना चाहिए। ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो बच्चों मैं बताता हूं, भौतिक विज्ञान की सीरीज शुरू करते हैं। उसमें रेडियो ऑपरेटर कवर हो जाएगा आपका, एनटीपीसी कवर होगा, और ग्रुप डी तो कवर होना ही होना है। फिर इसके बाद फिर कुछ और देखते हैं कि बायोलॉजी पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है बच्चों, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रखिए, आज हम भौतिक विज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये भौतिक विज्ञान जो है, देखो ये तो 3 एग्जाम है जो बड़े हैं, जिनमें मैक्सिमम पोर्शन इन्हीं से आएगा यहां तक। लेकिन जैसे लेखपाल का एग्जाम है या कोई अन्य एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें भी भौतिक विज्ञान का पोर्शन है। दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान कहने का मतलब ही बच्चों ये है, अब भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसका हमारे यहाँ अप्लाइड फॉर्म क्या है, अप्लाइड चीज क्या है, हम वो करते हैं स्टार्ट आज। चलिए बातें पूरी ना करके शॉर्ट में करते हैं। भौतिक विज्ञान है बच्चों। भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? सबसे पहले तो विज्ञान किसको कहते हैं, भौतिक तो बाद में देखते हैं। विज्ञान ऐसा ज्ञान, ऐसा व्यवस्थित ज्ञान, ऐसा व्यवस्थित
ज्ञान। विज्ञान ऐसा व्यवस्थित ज्ञान होता है बच्चों, जिस ज्ञान को हम, ऐसा व्यवस्थित ज्ञान जिस ज्ञान को हम किसी लैब में, किसी लैब या किसी प्रयोगशाला में, किसी प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकें, सिद्ध कर सकें, और जिस ज्ञान में सार्वभौमिकता हो, सार्वभौमिकता, जिस ज्ञान में क्या हो बच्चों, यूनिवर्सलिटी हो, यूनिवर्सलिटी मतलब सार्वभौमिकता हो। और कैसा वो ज्ञान, वो ज्ञान प्रयोगशाला में सिद्ध कर सके, उसे बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान और कला ये दो तरह के विषय माने जाते हैं बच्चों। कला उस ज्ञान को बोलते हैं जो देश और काल के अनुसार बदल जाए। किसके अनुसार बच्चों, देश और काल के अनुसार जो ज्ञान बदल जाता है उसे हम कला कहते हैं। जैसा अर्थशास्त्र हमारा है, ऐसा अर्थशास्त्र अमेरिका का नहीं हो सकता, ऐसा अर्थशास्त्र चीन का नहीं हो सकता। पर न्यूटन के जितने नियम हैं वो नियम अमेरिका में भी वही होंगे, हमारे यहां भी वही होंगे। जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो थ्योरी हमारे लिए भी है, और वही थ्योरी किसके लिए है, चीन के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है। तो विज्ञान वो ज्ञान होता है बच्चों जो व्यवस्थित ज्ञान हो, और जिस ज्ञान को हम किसी प्रयोगशाला में सिद्ध कर सके, और जिसके नियम और उपनियम कैसे हो, सार्वभौमिक हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, विज्ञान बोलते हैं। ऐसे विज्ञान दो भागों में बांटे जाते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान आता है, और जो ये आपका है जो भौतिक विज्ञान अलग से आता है। तो भौतिक विज्ञान जो होता है बच्चों, ध्यान, भौतिक विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा, जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा और द्रव्यमान का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। जिसके अंदर हम ऊष्मा और द्रव्यमान के संबंध का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊष्मा सॉरी गलत हो गया, द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। देखो दोबारा लिख लो परिभाषा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध का अध्ययन करते हैं, के संबंध का अध्ययन करते हैं। इस दुनिया में बच्चों दो ही चीज सत्य है बस, और कुछ नहीं है। एनर्जी, एक तो ये एनर्जी का कन्वर्सेशन, दूसरी चीज में बदलना, एक ये, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, सब यही तो है एनर्जी। ऊर्जा का द्रव्यमान में कन्वर्ट होना और द्रव्यमान का किसमें, ऊर्जा में कन्वर्ट होना। इस समीकरण को सबसे पहले और सिद्धांत को देने वाला पहला वैज्ञानिक आइंस्टीन है बच्चों। कौन है, आइंस्टीन। आइंस्टीन से पहले ऊर्जा और द्रव्यमान इन दोनों को स्वतंत्र इकाई माना जाता था। अब ऊर्जा अलग है और द्रव्यमान क्या है, अलग है। पर जब से बच्चों E mc² आया है, ये समीकरण जब से आइंस्टीन ने दिया है, तो ये तो एनर्जी है और ये मास है। यानी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में। ऊर्जा ही द्रव्यमान में कन्वर्ट होती है। सी होती है प्रकाश की चाल, सी क्या होती है, प्रकाश की चाल, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही, द्रव्यमान में। इसी के लिए अगर आपको पता होगा जो परमाणु बम होता है जिसमें हम यूरेनियम 235 इस्तेमाल करते हैं, तो यूरेनियम 235 जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस यूरेनियम 235 से क्रिप्टॉन और बोरॉन दो पदार्थ बनते हैं, और एक न्यूट्रॉन की उसमें कमी आ जाती है। तो जो न्यूट्रॉन की उसमें कमी आती है बच्चों, वो जो न्यूट्रॉन की ना, इसमें दो न्यूट्रॉन की कमी आती है, दो की, वो जो दो न्यूट्रॉनों की जो कमी आती है, जो इसमें जो द्रव्यमान में कमी आई, वो किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। यानी द्रव्यमान क्षति किस में बदल रही, द्रव्यमान की जब क्षति हो रही है तो कहां बदल रही, वो ऊर्जा में बदल रही, किसमें, एनर्जी में। और उसी ऊर्जा को हम कन्वर्ट करके अपना बिजली बनाने में या परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जो आपको मैंने बताया भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान कौन सा है, ये विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं, ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों एक दूसरे से आइंस्टीन से पहले स्वतंत्र राशियां मानी जाती थी कि ये इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ऊर्जा अलग है, द्रव्यमान अलग है। लेकिन आइंस्टीन ने जब अपना समीकरण दिया
तो क्या मान लिया गया कि नहीं, द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में लगातार कन्वर्ट होती रही है। देखिए आप, इस पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा संरक्षित है, मतलब है कि जितनी ऊर्जा प्रारंभ में थी आज भी वही ऊर्जा पृथ्वी पर है। लेकिन उस ऊर्जा जब पृथ्वी बनी होगी तो ऊर्जा का रूप दूसरा रहा होगा बच्चों। जब पृथ्वी पर धीरे धीरे इंसान आना शुरू हुआ तो पहले 10 होंगे, 1000, लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, अरब होंगे। अब देखिए 8 अरब के आसपास दुनिया में मनुष्य हैं। तो इतने मनुष्य हैं तो उनके अंदर एनर्जी गई कि नहीं गई है, तो मनुष्य में कन्वर्ट होगी। यही मनुष्य मरने के बाद फिर किस में, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। जब एनर्जी हमारे अंदर से निकल जाती है, जिसे हम ना बोलते हैं आत्मा, वो एनर्जी ही तो है एक प्रकार की। जब वो अंदर से निकल गई कि आत्मा निकल गई भाई, एनर्जी निकल गई, तो आदमी क्या हो गया, पड़ा सुस्त, कुछ नहीं, बस मर गया, तो उठाओ चल दो। तो ये क्या है बच्चों, ये जो होता है बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये द्रव्यमान ऊर्जा, और ऊर्जा किसमें, द्रव्यमान में कन्वर्ट है। तो हमारी आत्मा जो वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। जब तक अंदर है आप फूल रहे हो, काम कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर जैसे फुस निकल गई तो आपका शरीर भी क्या हो गया, ना टायर से जब हवा निकलती है फुस तो ट्यूब बंद, तो ऐसे हमारा शरीर बंद हो जाता है, तो मिट्टी बन गई फिर हम लोग। तो यानी क्या हुआ, केवल द्रव्यमान बनकर रह गए। क्या बनकर रह गए, केवल द्रव्यमान। ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकली। अब ये ऊर्जा किसी और द्रव्यमान को कन्वर्ट करेगी, कहीं और जाएगी ऊर्जा, ये किसी और चीज में बदलेगी, ठीक ना, इस तरह का होता है बच्चों। तो ये आपका हो गया जो मैं आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बताया। अब भौतिक विज्ञान को हम क्रम से स्वीकार करते हैं, क्रम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों लेते हैं गति। क्या लेंगे, गति लेंगे, दूरी लेंगे, वेग लेंगे और विस्थापन। इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, चाल, ये चीजें हैं। ये 2, 2, 4, 1, 5 और एक त्वरण। देखता हूं कितनी लंबी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। तो ये बेसिक चीजें हैं बच्चों, ये फिजिक्स में जानना जरूरी है, आगे इन्हीं सब का प्रयोग होना है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इन्हीं के बारे में बताने का प्रयास किया कि ये सबसे पहले जान लीजिए, गति किसे बोलते हैं, दूरी किसे बोलते हैं, वेग, विस्थापन, चाल, त्वरण। तो जो बच्चे साइंस के हैं वो सब इन सबको जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना, साइंस के बच्चे भी एकेडमिक जो पढ़े हुए हैं वो थ्योरम तो जानते हैं, लेकिन वो अप्लाई जब हम करने की बात करते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूं तो साइंस के बच्चे से मैं अप्लाइड सीखता हूं, पूछता हूं, तो वो हिचकते हैं बताते हुए। तो वो बताओ आपको क्या होती है गति, किसको कहते हैं बच्चे। सबसे पहले देखते हैं गति। गति यानी मोशन क्या होता है। गति का मतलब होता है जब किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में लगातार किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। यानी एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, और कुछ यहां पे पेड़ खड़े हुए हैं, कुछ यहां पे पेड़ खड़े हुए हैं, और कुछ बच्चों यहां पर जो हैं आपके, कुछ यहां पर लोग खड़े हुए हैं। कुछ यहां लोग खड़े हुए हैं, आप आ रहे और जा रहे, इन आप ऐसे गए, कोई ऐसे आया, तो इन ये यहां हैं लोग, यहां खड़े हुए। तो अगर ये खड़े हुए लोग हैं, खड़े यहां पर, आप चल रहे ऐसे, तो इनके सापेक्ष आपकी स्थिति में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। अगर ये भी यहीं खड़े रहे और ये भी यहीं खड़े रहे, ठीक ना, जैसे मैं खड़ा हुआ और मेरे सामने मेरा लैपटॉप खड़ा हुआ, तो कोई परिवर्तन हुआ क्या। जब मैं चलूंगा ऐसे तो इस बोर्ड के सापेक्ष मेरी स्थिति क्या हो रही बच्चों, बदल रही है। पहले जैसे ये हुआ, ये लाइन हुई, पहले मैं यहां खड़ा हुआ था, अगर मैं किसी वस्तु के सापेक्ष मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, किसी वस्तु के सापेक्ष मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तो मैं विराम अवस्था में हूं। जैसे ही मैं चला तो इसके सापेक्ष मेरी स्थिति क्या होगी, बदल गई। और अगर ऐसा हो कि बोर्ड भी चल रहा हो और मैं भी चल रहा हूं, हम दोनों ही चल रहे हैं, तो फिर इसके सापेक्ष मेरी स्थिति नहीं बदल रही, तो इसके सापेक्ष मैं शून्य अवस्था में रहूंगा। पर जो कैमरा है उसके सापेक्ष मेरी स्थिति क्या हो रही, बदल रही है, तो मैं गतिमान रहूंगा। इसीलिए जब हम पृथ्वी पर बैठते हैं ना, जैसे पृथ्वी है, घूम रही है लगातार पृथ्वी, तो बहुत सारे लोग बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए, जब हम पृथ्वी घूम रही है लगातार, तो फिर हम क्यों नहीं घूमते, हमको क्यों नहीं घूमते हुए दिखती पृथ्वी।
कैसे दिखेगी बच्चों पृथ्वी? हम पृथ्वी पर हैं, जैसे मैं आपको पृथ्वी दिखा देता हूं। ये देखिए ग्लोब है। अब इस ग्लोब पर हम बच्चों बैठे हुए हैं, यहां पर ये रहा भारत, यहां पर अब ये ऐसे घूम रही है, तो हम क्या हो इसके साथ साथ ऐसे घूम रहे हैं। हम जब इसके साथ साथ ऐसे घूम रहे हैं तो हमारी स्थिति में इसके सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बताया ना अभी, इस बोर्ड, ये भी बोर्ड चल रहा है और हम भी चल रहे, तो इसके सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो हमको ये क्या करेगी, ये हमको यहीं कहीं दिखाई देगा सिसुरा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये ऐसा कैसे, अगर बढ़ रहा है आगे तो आगे चल रहा है ऐसे हमारे साथ साथ, जब हमारे साथ पीछे भी चल रहा है तो इसके सापेक्ष हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, तो हम इसके सापेक्ष स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में। तो हम जब यहां बैठे हुए हैं पृथ्वी पर, तो आप यहां बैठे हो, ऐसे घूम रहे हो लगातार, इसके सापेक्ष आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आप पृथ्वी के सापेक्ष शून्य अवस्था में है। किस अवस्था में बच्चों? शून्य अवस्था में है। जब आप शून्य अवस्था में तो इसके सापेक्ष आप नहीं बदल रहे हो। लेकिन जो बाहर चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, उनके सापेक्ष आपकी स्थिति क्या हो रही है? बदल रही। तो जब कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा सूर्य पर, जाइएगा चंद्रमा पर, और वहां से देखिएगा पृथ्वी को, तो आपको कैसी दिखेगी? वो घूमती हुई दिखेगी आपको, कि जब आप वहां पर होंगे और आपके सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदल रही होगी। दूसरी बात ये, अगर आपकी गति, जो पृथ्वी की गति है लगातार घूमने की, उसकी गति से ज्यादा हो जाए, जो पृथ्वी की गति है ना, आपकी गति उससे थोड़ी ज्यादा हो जाए, तो पृथ्वी पीछे छूट जाएगी और आप उससे आगे, तो उसके सापेक्ष आपकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। जब परिवर्तन आया तो तब आपको पृथ्वी ना पीछे दिखाई देगी घूमती। अच्छा, पृथ्वी घूम रही है क्योंकि आपकी गति क्या होगी? पृथ्वी से ज्यादा गति आपकी पृथ्वी से ज्यादा होगी, तो तब आपको पृथ्वी पर, क्योंकि आप यहीं हैं, तो इसके सापेक्ष आपकी स्थिति शून्य अवस्था में, तो आपको परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों। ये होती है, तो इसे हम बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं? गति। जब आप बस में बैठे होते हो, बस में बैठ जाओ आप, एक दो बॉल लो, उसको ऐसे, या एक ही ले लो, दो ले लो, तो उसको ऐसे हिलाओ बॉल को बस में बैठने के बाद, क्या बॉल पीछे जाएगी? क्या नहीं, वो बस में ही रहेगी, क्योंकि बस के सापेक्ष आप विराम अवस्था में हैं, शून्य अवस्था में है। बस के सापेक्ष आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जरा हाथ बाहर निकालिएगा और बॉल ऐसे उछालिएगा, बॉल कहां जाएगी? पीछे जाएगी। क्यों? कि बाहरी वातावरण के सापेक्ष आपकी स्थिति लगातार क्या हो रही? बदल रही। आप गतिमान हैं, पर जब आप बस में थे तो आपकी स्थिति उसके सापेक्ष नहीं बदल रही थी, तो आप क्या थे? वहीं के वहीं। मक्खी घूमती है बस के अंदर, कभी यहां बैठेगी, कभी उस सवारी पर, कभी ड्राइवर के पास, कभी कंडक्टर के पास, कभी कहीं बैठेगी, क्योंकि उस मक्खी की जो गति है बस के सापेक्ष वो शून्य है, बदल नहीं रही। जैसे ही आपने मक्खी को हाथ मारा, चल बाहर, क्या कर रही है, चल बाहर, तो जैसे आपने बाहर भगाया मक्खी को, तो जैसे मक्खी बाहर गई तो तुरंत पीछे चल जाएगी। कि बाहरी वातावरण के सापेक्ष आप कैसी अवस्था में? गति की अवस्था में। तो बच्चों इसे बोलते हैं गति। याद रहेगी गति, ठीक है ना? चलिए, अब गति के बाद देखते हैं दूरी क्या होती है। तो गति की परिभाषा ये होती है, जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष लगातार परिवर्तन होता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति। अब क्या है? दूसरी देखिए दूरी। जब कोई वस्तु इकाई समय अंतराल में, यानी एक समय के अंतर में, 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, तो 3 और 1 में जो अंतर है बोलते हैं समय अंतराल। जब कोई वस्तु किसी इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में कोई लंबाई तय करती है, कोई लंबाई तय करती है, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसे बच्चों हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दूरी कहते हैं। याद रहेगी बात, जब कोई वस्तु इकाई समय अंतराल में कोई लंबाई तय करती है तो उसे हम दूरी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति है, कोई यहां से चला, ऐसे ए बिंदु पहुंचा, फिर यहां चला, बी बिंदु पर पहुंचा, फिर यहां चला, सी बिंदु पर पहुंचा, तो यहां चला 2 किलोमीटर की लंबाई, यहां चला 5 किलोमीटर की लंबाई, और यहां चला 6 किलोमीटर की लंबाई। तो कितनी लंबाई तय करी उसने? 5 2 7 और 3 13, 7 और 6 13, यानी कुल 13 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली है। अब इसी में देखो, मैं आपको बताऊं विस्थापन कैसे होगा। विस्थापन का मतलब होता है बच्चों, किसी वस्तु की स्थिति में उसके मूल अवस्था यानी मूल बिंदु और जो उसका अंतिम बिंदु है उसके बीच कितना अंतर है, उसे बोलते हैं बच्चों
विस्थापन। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी शून्य नहीं होगी। अगर शून्य है तो उसने लंबाई तय ही नहीं करी। हमने कहा दूरी क्या होती है, जो लंबाई तय करती है। जब लंबाई ही तय नहीं करी तो शून्य हुई ना, मतलब जीरो होगी, तो उसको कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो जब कोई लंबाई तय ही नहीं करी तो शून्य नहीं होगी। तो दूरी जो होगी कभी ऋणात्मक भी नहीं होती है, हमेशा धनात्मक होगी। हमेशा कैसे होगी, धनात्मक होगी। क्योंकि जब भी लंबाई तय करोगे, आप इधर तय करो चाहे इधर तय करो चाहे इधर, जैसे ये व्यक्ति था, ए नाम का व्यक्ति, ये इधर चलता चाहे इधर चाहे इधर, वो धनात्मक दूरी होती। विस्थापन जो होता है शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। अगर ये व्यक्ति चला ऐसे और ये मान लिया हमने ए बी सी और ये कोई एम बिंदु, ये था कोई एम बिंदु, तो एम और सी के जो बीच की जो दूरी होगी बच्चों, वही तो विस्थापन होगा। विस्थापन कौन सा होगा, ये मान ले ये जो था आपका विस्थापन जो था ये 3 किलोमीटर का था, तो अपने घर से कितनी दूर है, वो 3 किलोमीटर दूर है। तो हम क्या बोलेंगे, अब 3 किलोमीटर विस्थापित हुआ। तो विस्थापन अलग होता है, दूरी अलग होती है। विस्थापन होता है प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की स्थिति बोलते हैं विस्थापन को। जैसे मैं अगर आपको बता के बताऊं तो जैसे आपको अगर मैं एक ये दे दूं, एक सवाल, जैसे ये हुआ हमारा, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है, ए बी सी। एक व्यक्ति यहां से चला 3 किलोमीटर, चला 5 किलोमीटर, तो उसका विस्थापन कितना होगा। विस्थापन यही तो है, वो ए से कहां पहुंच गया, सी, पहले बी के पास गया, ए था ना पहले, यहां गया बी के पास, यहां से एक सामान लिया, वह सामान लेने के बाद क्या, यहां पे गया। अब जो विस्थापन तो यही तो होगा, ये लंबाई तय करी, ये दूरी होगी। अगर यहां वापस आ गया तो विस्थापन शून्य, यहां गया और यहां से क्या हुआ, वापस आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा, शून्य। तो 3 तो ये चला, 5 ये चला, तो ये कितना होगा, ये हम निकालते हैं। तो त्रिभुज बना ना, समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस से, 3 3 9, 5 5 25, इस तरह का 25 और 9 कितना होता है, 5 8 34, 34। तो ये ना 34 स्क्वायर में आती है, ये किस में आती है, स्क्वायर में। तो ये 34 नहीं होगा, इसको हम जब स्क्वायर में करेंगे ना, तो जैसे हम बोलते हैं इसे, ये तो हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस से। जैसे 3 है, ये 3 3 9 और 5 5 25, 25 और 9 5 और 4 34, 34 बैठ गए, पर उसको वो मान लें 16, 3 और 5। तो इसे होता ना पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, उससे निकाल लेंगे इसको, वो आपको आती होगी। यानी मेरा कहने मतलब ये है, अब जो विस्थापन होता है वो पहले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर। अगर ये व्यक्ति घूमकर फिर यहीं आ गया अपने घर वापस, तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। एक गाय को ले लो और गाय को खूंटे से बांध दो और घुमाते रहो उसको, दूरी है कि नहीं है, दूरी तय कर रही है, घूम रही सुबह से लेकर शाम तक, हो सकता है कि 100 किलोमीटर घूम जाए, विस्थापन क्या, शून्य। यानी वृत्तीय गति करती हुई वस्तु का विस्थापन हमेशा क्या होगा, शून्य। पृथ्वी का विस्थापन क्या है, शून्य है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो विस्थापन जो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, विस्थापन शून्य भी होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक कैसे होगा, वो व्यक्ति पहले गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, वो व्यक्ति यहां से ऐसे चल दे वापस, यहां से वापस दे, तो हम क्या बोलेंगे, अभी तो आया था फिर चल दिया। तो जो ऐसे चलेगा तो ऋणात्मक विस्थापन होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक विस्थापन। तो हम इसको पढ़ते हैं ऋणात्मक विस्थापन को बाद में। तो ये शून्य भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा। दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। गति मैंने बताया दिया आपको। अब गति कई प्रकार की होती है, ध्यान रखना बच्चों। वृत्तीय गति, एक समान गति, वक्र गति, गति कई प्रकार की होती है। तो हम कल की जो वीडियो की इसमें गति के बारे में पढ़ेंगे, और विस्थापन मैंने आपको बता ही दिया, दूरी बता दी है। अब वेग, चाल, त्वरण और शून्य। त्वरण क्या होता है देख लीजिए आप, त्वरण किसको बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। और वेग किसको बोलते हैं, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। जो ये विस्थापन था ना आपका, ये विस्थापन था, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या होगा आपको बच्चों, वो होगा आपका वेग। विस्थापन को तय करना उसे वेग कहते हैं, और लंबाई को तय करना उसे दूरी कहते हैं। विस्थापन को तय करना वेग, और लंबाई को तय करना दूरी कहलाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये तो गई। अब किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है, त्वरण किसको बोलते हैं, त्वरण का मतलब होता है इकाई समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये त्वरण जब घटता है तो उसे मंदन कहते हैं, ये ऋणात्मक होता है।
जब बढ़ता है तो उसे हम त्वरण कहते हैं, धनात्मक होता है। आप बस स्कूटर पे या बाइक पे चल रहे, आपका 20 की स्पीड है, जैसे आपने स्पीड ऐसे बढ़ाई तो आपने एक्सीलरेटर घुमाया तो वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? विस्थापन करने की दर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जब आपने घुमाया तो जैसे विस्थापन करने की दर बढ़ी तो त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। जैसे आपने यार बहुत स्पीड होगी भाई, 50 तो 90 की स्पीड होगी, घटा हो गया, तो जैसे आपने एक्सीलरेटर कम किया, तो जैसे आपने कम किया तो विस्थापन तय करने की दर क्या होगी? कम होगी, तो मंदन हो गया। क्या हो गया? मंदन बच्चों। क्या हो जाएगा? मंदन। उसे मंदन बोलते हैं। यानी ऋणात्मक, जब जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो मंदन होगा, और जब धनात्मक होगा तो त्वरण कहलाएगा। ठीक बच्चों, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब चाल के बारे में आपको कल बताऊंगा, ठीक ना? चाल भी वही होती है, जैसे विस्थापन को तय करने वाले, वैसे दूरी को क्या है? इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, लंबाई नहीं, तय की गई दूरी किस स्पीड से, यानी स्पीड चाल, किस समय, कितने समय अंतराल में हम दूरी तय कर रहे हैं, उससे हम बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण और चाल, और ये इसका जो अनुप्रयोग है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। कैसे क्वेश्चन बनेंगे ग्रुप डी में, न्यूमेरिकल बनते हैं इनसे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको कल की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। कंसेप्ट यही जो था आप बार बार देख लीजिए रिपीट करके, ठीक है? चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं चैनल को आप जरूर लाइक कर रहे होंगे, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा, नो डाउट, एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा आपको। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, जय भारत, जय हिंद।